नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और ये जो गूगल फॉर्म्स है उसके ऊपर फिज़िक्स वाला ने जो फैकल्टीज़ निकाली है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, उसके अंदर जो डेमो के लिए मैं शूट करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सोशल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री पॉलिटी के चैप्टर पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ मैं हिंदी के लिए भी मैंने अप्लाई किया है। तो मैं अपना डेमो सेशन यहाँ से शुरू करता हूँ। इसके अंदर हम जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हिस्ट्री से है, और जो सेकंड पॉलिटी टॉपिक होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल राइट से। तो सबसे पहले मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो इस डेमो सेशन के लिए शूट किया जा रहा है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हिस्ट्री से होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हमको पहले ये पता लगाना है कि जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि अक्सर स्कूलों के अंदर बेसिक मीनिंग नहीं बताया जाता, बेसिक्स कभी बच्चों के क्लियर नहीं होते। इसलिए जब स्टूडेंट्स यूपीएससी लेवल के लिए जाते हैं तो वापस एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ईजी करने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब होता है कि बच्चे ने पढ़ तो लिया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल rebels or demonstrate जब एक ग्रुप या मासेस की बात कर सकते हैं, जो कॉमनर्स होता है वो थ्री बेसिस के ऊपर रिवॉल्यूशन करता हो, डिमॉन्स्ट्रेट करता हो या रेबल कर जाता है, आर द मीन्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इन तीन चीज़ों की डिमांड होती है यहाँ पे। सोशल होता है, इकोनॉमिकल होता है और पॉलिटिकल होता है। इन तीन चीज़ों को लेकर जब कॉमनर्स या मासेस अपनी डिमांड करते हैं तो उसी चीज़ को जब वो भड़क जाते हैं, रेबल करने लग जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हैं, तो उसी चीज़ को रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये रेवोल्यूशन की मेन बेसिस जो डेफिनेशन होती है वो हमारी होती है। सिंपली मीनिंग यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे किसी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन या फिर रेवोल्यूशन होता है मासेस के द्वारा या फिर कॉमनर्स के थ्रू, तो उसी चीज़ को रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये जब रेवोल्यूशन फ्रांस की सोसाइटी के अंदर होता है तो हम उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब जैसे कुछ बेसिक्स के साथ करते हैं कि जैसे हमने बता दिया कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के लिए उसके थ्रू जो है रेवोल्यूशन होता है। तो क्यों होता है? जैसे सोशल यानी फ्रांस के अंदर अगर रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ? सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेसिस पे ये हमारा क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने के ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। सो स्पेशली द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स। द थ्री स्टेट्स मीन्स फर्स्ट क्लर्गी, ये फर्स्ट स्टेट था। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, ये सेकंड स्टेट था। और थर्ड स्टेट था हमारा। अब थर्ड स्टेट जो है वो थर्ड स्टेट के अंदर भी हम एक बेसिस पे नहीं रख सकते। थर्ड स्टेट भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। जैसे हम देखते हैं कि थर्ड स्टेट जो था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। अप टू टाइम ये अप टू बॉटम चलेगा। जो बिग बिजनेसमैन थे इसके अंदर, कोर्ट ऑफिशियल्स हो जाते थे, और जितने भी लॉयर्स वगैरह जो होते थे वो फर्स्ट स्टेट में भी सबसे ऊपर में आते थे। सेकंड में आ जाते थे पीजेंट्स या फिर आर्टिशंस, और थर्ड जो बिल्कुल लैंडलेस होते थे या सर्वेंट्स होते थे, जो दूसरों के घर पे काम करना और ऐसा काम करते थे। तो बेसिकली जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो
3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्लर्गी यानी सुपर जो किंग वगैरह जो है एकदम रॉयल पीपल जो थे वो क्लर्गी के अंदर आते थे। नोबिलिटी यानी आप कह सकते हो कि जो नोबल चीफ्स थे, जो फीडियल लॉर्ड्स थे, वो सब के सब सेकंड सोसाइटी सेकंड स्टेट के अंदर आते थे, यानी जो नोबिलिटी होते थे वो आते थे। और जो थर्ड स्टेट था वो फर्दर 3 पार्ट्स डिवाइडेड था। बिग बिजनेसमैन, फिर उनसे नीचे पीजेंट्स और आर्टिशंस होते थे, फिर उससे भी नीचे जो लैंडलेस और बिल्कुल लेबर क्लास लोग होते थे जो लेबरी का काम किया करते थे, दूसरों के जमीन पे या दूसरों के घर में जाकर जो काम किया करते थे, वो इन 3 पार्ट्स में, इस 3 पार्ट्स के अंदर जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो यहीं से स्टार्ट होती है, यानी जो क्लर्की है और जो नोबिलिटी है उनको पावर बहुत ज़्यादा थी, उनके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसको इग्नोर कर दिया जाता था सोसाइटी के अंदर। अब वापस हम उसी के ऊपर चलते हैं जहाँ से रेवोल्यूशन मीनिंग डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो रेवोल्यूशन जो था वो किस चीज़ पे स्टार्ट होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सबसे बड़ी बात क्या, इनके पास में सारी पावर थी? हाँ, इनके पास में सारी पावर थी। ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट थे? हाँ, इकोनॉमिकली एफिशिएंट थे, यानी इनके पास में पैसे भी थे, फाइनेंशियली ये इम्प्रूव थे, और सोशली इनका स्टेटस भी बहुत ऊंचा था। तो सोशली भी इनका स्टेटस बहुत ऊंचा था, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जब हम इनके ऊपर वापस आते हैं कि जो थर्ड स्टेट था उनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी? उनके पास कोई पावर नहीं थी, यानी किसी तरीके के, ये रफ कर देता हूँ मैं, किसी तरीके की कोई पावर नहीं थी। थर्ड स्टेट के पास कोई पावर थी, यानी नो राइट्स, किसी प्रकार के, किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, जो भी हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जिनको आज हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के नाम से रिकॉग्नाइज थे। तो ये कोई राइट्स नहीं थे इनके पास में, पहली बात। सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा पुअर थे, क्योंकि उस टाइम मोनार्की थी, तो मोनार्की के अंदर जो थर्ड स्टेट थे उनको वैसे का बेसिकली कोई पावर नहीं थी। तो इकोनॉमिकली जो थे पुअर थे, इकोनॉमिकली पुअर थे। और थर्ड, लोअर स्टेटस इन सोसाइटी, लोअर स्टेटस, यानी डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में। डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हमने देख लिया, यानी पॉलिटिकल पावर भी उनके पास नहीं थी, इकोनॉमिकली पावर भी उनके पास नहीं थी, और सोशल पावर भी उनके पास में नहीं थी, उनका कोई भी स्टेटस नहीं था। जब इन चीज़ों के अंदर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तब उन्होंने स्टार्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी रेवोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होती है। तो ये था मेन जो रेवोल्यूशन था, उसका मेन जो रीज़न था वो उन तीनों में था, यानी पॉलिटिकल पावर नहीं थी, इकोनॉमिकली वो बहुत वीक थे, फाइनेंशियली बहुत वीक थे, और तीसरा सोशल स्टेटस उनका बहुत वीक था, यानी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जितनी भी पावर थी वो क्लर्की और आइदर नोबिलिटी के पास में रहती थी, उनके पास में कोई था। तो यहाँ से जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था वेमेन ने भी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब जैसे हम देखते हैं कि जो फ्रांस था हमारा, जो फ्रांस था हमारा, उसके अंदर बर्बन डायनेस्टी थी। डायनेस्टी जैसे हमने अलग अलग डायनेस्टी इंडिया के अंदर पढ़ते हैं हम, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, शक डायनेस्टी, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके जो फ्रांस था उसके अंदर बर्बन डायनेस्टी थी। तो बर्बन डायनेस्टी बेसिकली के अंदर 1774 के अंदर, ये डेट है 1774 के अंदर लुई 16, इसको लुई बोलते हैं, लुई 16, ये प्लस इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनी, इन्होंने जब इनका कोरोनेशन हुआ बेसिकली इन 1774 के अंदर, तो लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रिया की थी, इन दोनों की शादी होती है, और ये जो है फ्रांस की रानी बन जाती है, यानी किंग और क्वीन होते हैं। अब बेसिकली इनका ये था कि जब ये राजा बनते हैं, जब इनका कोरोनेशन होता है, उसके बाद में ही फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बिल्कुल वीक होने लग जाती है, यानी इनका जो
फाइनेंशियली ये जो है फाइनेंशियली जो है ये फ्रांस को वीक करने के लिए कोशिश करते थे, यानी बहुत ज़्यादा जो है लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर करना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, उनकी एक मैरी एंटोनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स होना, और खास करके जो पैलेस ऑफ वर्साइज था, पैलेस ऑफ वर्साइज, जो पैलेस ऑफ वर्साइज था ये इसकी मेन रीज़न थी। इसके बाद में रेवोल्यूशन जो है वो ब्रोक आउट होता है, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक करने लग जाते हैं सोसाइटी को, बहुत ज़्यादा जो टैक्सेशन है, बर्डन है, वो सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर डाल दिया जाता है, और इससे जो है उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। ये भी कारण है रेवोल्यूशन का। तो जो मेन फाउंडेशन है रेवोल्यूशन की वो यहीं से डलती है, यानी जो फाइनेंशियल, यानी लुई 16 जब कोरोनेशन होता है लुई 16 का, वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटस जो है फ्रांस का वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। अभी हमने 1774 का पढ़ लिया। अब ये जो दोनों पति पत्नी हैं मिलके बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है फ्रांस की वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। किसी तरीके का जो टैक्सेशन होता है वो सिर्फ थर्ड लेवल के ऊपर डाल दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, डिसकंटेंट हो जाता है। डिसकंटेंट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ज़्यादा आपको आपके ऊपर अगर एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाया जाएगा बिना बात का, तो इससे आपको डिसकंटेंट तो हो गई। तो जो सोसाइटी थी उस टाइम की, फ्रांस की सोसाइटी थी, उसी में इस तरीके का डिसकंटेंट होता था कि वाई द बर्डन ऑफ दिस द फाइनेंशियल टैक्सेशन सिर्फ हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, और इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ये लोग क्यों जी रहे हैं जब इनके पास में इतना पैसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर होता है। अब क्या होता है, एक टर्म और आती है जो हम कई बार आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। हम हर बार पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटी के अंदर हम एक टर्म सुनते हैं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, दीज आर द टू विंग्स ऑफ द पॉलिटी। सो ये हम हर बार सुनते हैं, लेकिन बच्चों को इसका मतलब पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को इसका मतलब समझ कभी नहीं आता है। ओरिजिनेशन का वो होता है जब वो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वो उस चीज़ को वापस पढ़ने के लिए पीछे आते हैं। करेंगे बोले वापस वो NCERTs उठाते हैं, वापस वो उसी हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं, और तब उनको वही चीज़ समझ में आती है जो उनको पहले ही पढ़ा दी गई होती है। लेकिन स्कूल्स के अंदर जो है वो इस चीज़ को समझाया नहीं जाता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेफ्ट एंड राइट विंग। क्वेश्चन अराइज होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेफ्ट और राइट विंग का क्या काम है, बहुत ज़्यादा है। हम लेफ्ट और राइट विंग को फ्रेंच रेवोल्यूशन से जोड़ के ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट विंग का जो वर्ड ओरिजिनेट, जो टर्म जो ओरिजिनेट हुई थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही हुई थी। कैसे हुई थी आइए देखते हैं। जब 1789 के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है। अब होता क्या है कि जब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन जो होता है थर्ड स्टेट के ऊपर होने लग जाता है, तो वो लोग ऑफकोर्स अपोजिशन करेंगे, ऑफकोर्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो उनकी बात को सुनने के लिए जो किंग होता है लुई 16 वो उन सबको अपने कोर्ट में बुलाता है, रॉयल कोर्ट जहाँ पे दरबार लगाया जाता है राजा का, उस तरीके से वहाँ पे उनको बुलाता है, और वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कि क्यों इतना ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो राजा का ये आपके इस तरीके से लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉमनर्स की बात सुने। तो मीटिंग होती है 1879 में। अब ये यहाँ पे किंग बैठा है, मान लीजिए ये कोर्ट है, अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है। अब इधर हो गया, ये जो है ये किंग है। अब जितने भी कॉमनर्स जो आते हैं कोर्ट के अंदर राजा से मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, वो सारे के सारे लेफ्ट में बैठते हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट में बैठते हैं। कौन? कॉमनर्स, यानी जो थर्ड स्टेट होता है, हम थर्ड स्टेट बोल देते हैं, ये थर्ड स्टेट, ये सब लेफ्ट में बैठते हैं, किंग के लेफ्ट में। जब किंग बैठा होता है उसके लेफ्ट में ये सब बैठते हैं। और जो नोबिलिटी यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जो रॉयल पीपल होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, सबऑर्डिनेट लॉर्ड्स होते हैं किंग के अंदर, लुई 16 के अंदर, वो सारे राइट में बैठते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट? फाइव दे आर सिटिंग इन दिस लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस? इससे क्या फर्क पड़ता है कि लेफ्ट और राइट में बैठे हैं? हाँ, ये जो थर्ड स्टेट होता है ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, टैक्सेशन
कम करने की, अपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, ये अपने जो आप कह सकते हैं कि अपने जो राइट्स हैं बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। एंड द मेन फाउंडेशन वॉज सिटिंग इन द लेफ्ट दैट दे अपोज मोनार्की, वो किंग का ही अपोज कर देते हैं, किंग के अपोज में होते हैं इसलिए लेफ्ट, यानी मोनार्की लाइट और इन सब के अगेंस्ट में होते हैं, किसी भी तरीके की जो तानाशाही होती है उसके अगेंस्ट में होते हैं, डिक्टेटरशिप के। और जो राइट वाले होते हैं वो हमेशा किंग का सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा किंग के साथ में होते हैं, सपोर्ट, ये सपोर्टिव होते हैं, ये सपोर्टिव होते हैं, इसलिए इनको राइट विंग कहा जाता है और इसको लेफ्ट विंग कहा जाता है। तो ये बेसिकली हर बार ये जो टर्म्स होती है क्लियर नहीं होती है, तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था और यहीं से लेफ्ट और राइट विंग, ये आगे चल के आपको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लेफ्ट और राइट विंग मिलेगी कि ये जो ए पॉलिटिकल पार्टी है वो राइट विंग है, बी पॉलिटिकल पार्टी वो लेफ्ट विंग की है। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो यही होता है 1789 के अंदर जो मीटिंग होती है बेसिकली, इसके अंदर इन सबको बुलाया जाता है, लेकिन इसका कोई कंफ्यूजन नहीं निकलता, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन निकलता है, यानी जो सिचुएशन पहले थी वैसे वैसे मेंटेन रहती है, तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ये यहाँ पे तरीके से रह जाती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। सेकंड फिर 1991 के अंदर ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी जाती है। और यहीं से आप देखेंगे कि जो 1791 है उसी के अंदर फिर जैकोबिन क्लब, जो रिपब्लिक था, इसको सपोर्ट करता हुआ जैकोबिन क्लब आता है। आप मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ते हैं और जो डिफरेंट फिलोसोफर्स जो हैं वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, और डिफरेंट ऑफ मैनी काइंड ऑफ द पीपल वे ओरिजिनेट एंड एनलाइटन द थर्ड स्टेट ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। तो फ्रांस की सोसाइटी होती है वो यहाँ 1991 से रेज आउट करना शुरू कर देती है। और बेसिकली ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ के अंदर जो लोग थे उनको अपनी पावर का एहसास होता है, उनको अपनी पावर का फीलिंग होती है। और अराउंड 1792 और 93 के अंदर किंग जो होता है वो हम ऐसा सुना होगा कि वो शायद भागने की कोशिश कर रहा होता है ऑस्ट्रिया के अंदर, और ये जो आसपास के जो फ्रांस के आसपास वाले स्पेन और ये जो दूसरे एम्पायर होते हैं वो मदद करने की कोशिश करते हैं फ्रांस की, लेकिन जो लोग होते हैं वो किंग को भी हेडेड कर देते हैं। यानी आपने वो गिलोटिन सुना था, गिलोटिन उसके अंदर ऐसे रख के और फिर गर्दन काट दी जाती है, बी हेडेड। तो जो किंग होता है उसको बी हेडेड किया जाता है, उसको भी हेडेड कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये होता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे, वो होता है 1794 के अंदर उसका राइज होता है, और फिर बेसिकली 1815 तक आते होते जो वाटरलू का बैटल होता है उसमें वो डिफीट हो जाता है, ब्रिटिशर्स और ये सब मिलकर नेपोलियन बोनापार्टे को मार देते हैं, हट जाते हैं। यानी 1850 के अंदर भी बैटल ऑफ द वाटरलू, उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो मैक्सिमम ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप जो है वो एनेक्स कर लेता है नेपोलियन अपने पार्ट के अंदर। तो ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन का था, जो ओवरऑल जो परव्यू आप कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। ये बहुत डीप में चैप्टर होता है, पर मैंने इसको एज अ डेमो सेशन के हिसाब से मैंने इसको एक लिमिटेड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा फ्रेंच सोसाइटी थी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स का, जो पॉलिटी के अंदर होता है। बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स को कैसे पढ़ते हैं? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि डायरेक्ट जो आप स्कूल्स के अंदर पढ़ोगे वो शुरू कर दिए जाएंगे कि फ्रॉम आर्टिकल 12 दिस, आर्टिकल 13 दिस, और फिर डायरेक्ट आ जाएंगे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, दिस फॉर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ऐसा करके, और फिर आर्टिकल 32 तक वो सब खत्म कर दिया जाता है। पर हम उसका बेसिक मीनिंग समझ नहीं आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अभी हमने पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी से सबसे पहली बार बात होती है ह्यूमन राइट्स की, तो हम वहाँ तक तो समझ जाते हैं कि वहाँ से स्टार्टिंग, बट व्हाट इज़ द क्रक्स? What is the crux of human rights? What is the crux of the fundamental rights? Why they are added in the Indian Constitution? Why they are necessary? And what kind of fundamental rights? Are they negative, positive? Now we have to look at that. तो हमको इधर से पढ़ना शुरू होगा।
ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम खुद अपने हाथों से लिखे थे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, क्लासेस लक्ष्मीकांत और इनके थ्रू। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है कि फंडामेंटल राइट्स होते किस तरीके से हैं। तो हमको ये देखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिकली थॉट्स क्या होते हैं, या डेमोक्रेटिक राइट्स भी आप इसको बोल सकते हो। डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर वो राइट टू वोट वगैरह वो सारे आ जाते हैं, पर यहाँ पे हम फोकस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बेसिकली एवरी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज फाउंडेशन इज द क्लियर देन यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द इन द फ्यूचर फॉर द एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली पर्पस क्या था, जो हमारे सिटीजन्स है